गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीपोजिशन के कुछ और एरर करेक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीपोजिशन के कुछ एमसीक्यूज़ कराए थे। आज जो है हम लोग उनके एरर करेक्शन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अभी आपके जो रिसेंट जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका अभी ग्रुप 4 आया है, पटवारी तो अभी रिसेंट है ही है, आपकी एमपी टेट वर्ग 2 का, वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले आप इनको क्या करेंगे, सॉल्व करते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप लोग इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके इनको सॉल्व कराता जाता हूँ, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आर फ्रेंड्स। हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स के बावजूद भी हम लोग क्या नहीं कर पाए, हमारे दोस्तों के लिए टिकट अरेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टेक्ट्स। देखिए, आपको ध्यान देना है, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के बावजूद। क्या अर्थ होता है? के बावजूद। एक दूसरा प्रीपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ। देखिए, इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके से इसका भी मतलब होता है के बावजूद। देखिए, दोनों ही प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है? के बावजूद। तो अक्सर या तो आप क्या करिए, डिस्पाइट यूज़ करिए या इन स्पाइट ऑफ यूज़ करिए। ना आप इसको इससे ऑफ हटा सकते हैं, ना यहाँ पर ऑफ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑफ का इस्तेमाल क्या हुआ है? अननेसेसरी रूप से हुआ है। केवल डिस्पाइट का इस्तेमाल किया जाता है। या तो आपको ऑफ वाला इस्तेमाल करना है तो आप इन स्पाइट का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर था? ए वाले पार्ट में एरर था, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, आई एम विथ होम विथ बोथ द लैंग्वेजेस। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेजेस के लिए क्या बोल रहा हूँ? आई एम विथ होम। क्या बोल रहा हूँ? आई एम विथ होम, मैं घर में हूँ। यहाँ पे आई एम विथ होम का मतलब क्या है? ये इसको कह रहा है फेमिलियर होना। यहाँ पे आई एम विथ होम, इसका जो सेंस है घर में होने का मतलब नहीं, इसका मतलब है फेमिलियर होना। कोई सी भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों से मैं क्या हूँ? आई एम विथ होम, मतलब घर के जैसा हूँ, फेमिलियर हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा प्रयोग होगा? एट होम। क्या होगा? एट होम। जब भी बात होती है तो हम कहेंगे आई एम एट होम, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैसे भी आपका होम के पहले हम क्या करते हैं? आई एम एट स्कूल, आई एम एट होम, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये तो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है फेमिलियर होना, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ मैं कहाँ हूँ? आई एम एट होम, मतलब मैं दोनों के साथ क्या हूँ? फेमिलियर हूँ, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर था? एरर था आपके बी पार्ट में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, His only fame to claim is that he is the son of a rich man। वो कह रहा है his only fame, उसकी केवल ये प्रसिद्धि है क्लेम करने की कि वह रिच मैन का लड़का है, ठीक है। देखिए, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि उसका एकमात्र जो ये क्लेम है वो फेम के लिए है। फेम पाने के लिए वो क्लेम कर रहा है कि मैं रिच मैन का क्या हूँ? सन, ठीक है। तो यहाँ पे गलत तरीके से इसको पोजीशनिंग किया गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिज ओनली क्लेम, उसका केवल ये क्लेम है फेम पाने के लिए। फॉर फेम, क्लेम फॉर फेम, ये इस्तेमाल होता है, ना कि फेम टू क्लेम। तो उसका जो क्लेम है किस लिए है? फॉर फेम। ये फेमस होने के लिए उसका क्लेम है कि वह एक रिच मैन का लड़का है, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है? एरर है पार्ट नंबर बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? शायद ये अगला स्लाइड कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को चलना है। मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। कौन सा नंबर था क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। सचिन along with his friends was invited for the party।
इन अशोका हॉल। सचिन और उसके दोस्तों को पार्टी के लिए अशोका हॉल में क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो आपको देखिए सचिन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। यहाँ पे देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है इन्वाइटेड टू, इन्वाइट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा टू। ही इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वाइटेड के बाद हमें कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, टू। इन्वाइट के बाद बोलिए क्या होता है, टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फॉर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किस पार्ट में एरर है, ए बी सी, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सचिन, ये शायद आपका सेम क्वेश्चन हो गया, चलिए ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, शायद ओवरलैप हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन नवनीत हॉल। ठीक है, क्या कह रहा, जो ग्रेट एक्टर था वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, जो ग्रेट एक्टर था वो ट्रीटमेंट के साथ क्या था, एंग्री था, नाराज़ था, जो भी हुआ ड्यूरिंग द पार्टी, उसके साथ जो भी बिहेवियर हुआ नवनीत हॉल में, उससे वो क्या था, एंग्री। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी हैप्पी हो या एंग्री हो, ठीक है, मतलब सहमति हो या असहमति हो, उसके साथ जब भी आप किसी पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा ही विथ का इस्तेमाल किया जाता है। आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम एंग्री विथ यू, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, आई एम अनसेटिस्फाइड विथ यू, आई एम एंग्री विथ हिम, एंग्री विथ हर, एंग्री विथ यू। ठीक है, तो एंग्री विथ हम क्या यूज़ करते हैं, यदि somebody, यदि कोई व्यक्ति है तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, विथ का। लेकिन यदि इसी का कुछ काम हो, somebody ना हो कि समथिंग हो, पर्सन ना हो कि कोई पर्सन का कार्य हो, ठीक है, जैसे आई एम हैप्पी विथ यू, तो वहाँ पे विथ आया। अब मैं आपसे खुश नहीं हूँ, आपके किसी काम से खुश हूँ, तो हम क्या, मैं क्या बोलूँगा, आई एम हैप्पी एट योर वर्क, हैप्पी विथ यू एंड हैप्पी एट योर वर्क। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे क्या है, एट का इस्तेमाल होगा, एंग्री एट समथिंग, जब कोई काम होगा तो एट, और जब कोई पर्सन होगा तो विथ। तो यहाँ पे क्या है, एंग्री विद द ट्रीटमेंट, पर्सन से नाखुश नहीं है, ट्रीटमेंट से खुश है, नाखुश है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एंग्री एट द ट्रीटमेंट। क्या आएगा, एंग्री एट द ट्रीटमेंट, यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है इसको, देखिए, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, ही इज़ कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके अपीयरेंसेस पे, मतलब लुक पे मत जाइए, वह किसी भी काम को करने में क्या है, सक्षम है। तो देखिए, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंसेस, इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। ही इज़ कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क, वह किसी भी काम करने को क्या है, सक्षम है। तो आपको ध्यान रखना है, कैपेबल के बाद जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, ऑफ, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कैपेबल के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, ऑफ, कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क। आई एम कैपेबल ऑफ रीडिंग द बुक्स। ठीक है, कैपेबल के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ का प्रयोग होगा। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो कैपेबल के बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा, बोलिए, कैपेबल के बाद हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कहता है, द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स दैट दे माइट लर्न समथिंग फ्रॉम कालिदास बिकॉज कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, टीचर ये पॉइंटेड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्या कर सकते थे, वो कालिदास से कुछ सीख सकते हैं,
क्योंकि कालिदास क्या हैं, भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं, इंडिया के शेक्सपियर हैं। ठीक है, तो आपको पहली लाइन पे ध्यान देना, द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए ही पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक। ठीक है, और ही पॉइंटेड आउट द टीचर्स या स्टूडेंट्स, कुछ भी। देखिए जब भी आपको पॉइंटेड आउट मिले तो यदि वह किसी, पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट कर रहा है या किसी वर्क को पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखिए पॉइंट आउट जब व्यक्ति को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो हमेशा आपको प्रीपोजिशन लगाना टू। ही पॉइंटेड आउट टू दी टीचर्स, ही पॉइंटेड आउट टू दी स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब किसी वर्क को करे, पर्सन को ना करे, वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द टीचर पॉइंटेड आउट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द टीचर पॉइंटेड आउट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहाँ पे एरर है, यहाँ पे टू द स्टूडेंट्स, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देयर कैन हार्डली बी ऑब्जेक्टिवली इन मेजर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, देयर कैन हार्डली बी, देखिए ये बहुत ही मुश्किल से ये हो सकता है इन मेजरिंग ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना, मेज़र करने में क्या हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन मेजरिंग। देखिए आपको ध्यान रखना, एक रूल होता है प्रीपोजिशन के बाद आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो हमेशा ही उस वर्ब को आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग जरूर करेंगे। प्रीपोजिशन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन है और इन प्रीपोजिशन है, इनके बाद जो मेज़र है वो क्या है, मेज़र एक वर्ब है, मेज़र करना, माप करना, क्या ही ये वर्ब है। तो यहाँ पे ये गलती है, मेज़र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन मेजरिंग। ठीक है, क्योंकि इन क्या है, इन एक वर्ब है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और मेजर क्या है, वर्ब है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है तो आपको आईएनजी लगाना है। जैसे हम कहते हैं कि ऑन एंटरिंग इनटू द क्लास, ठीक है ना, बाय डूइंग दिस वर्क, तो बाय के बाद यदि डू है तो हमेशा क्या आएगा, बाय डूइंग, ऑन एंटरिंग, इन मेजरिंग, ऐसा नहीं आएगा कि इन मेज़र कर दे। तो ध्यान रखना है प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी आएगी। तो यहाँ पे क्या एरर है, इन मेज़र नहीं होगा, इन मेजरिंग होगा। क्या होगा, इन मेजरिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन वॉज नॉट फुली रियलाइज टू द अथॉरिटीज़। देखिए एक्शन के जो रिजल्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक्शन के जो भी रिजल्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वॉज नॉट फुली रियलाइज्ड, वो उनको पूरी तरीके से उन्हें रियलाइज़ नहीं किया था, किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। देखिए इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, सब्जेक्ट केवल कितना, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, ये सीधे सीधे कह रहा है कि रिजल्ट वॉज नॉट रियलाइज्ड, रिजल्ट वॉज नॉट रियलाइज्ड मतलब रिजल्ट जो भी होना था वो रियलाइज नहीं किया गया था। तो देखिए एक तो यदि वॉज और वर्ब के साथ यदि वर्ब आती है, यदि वह एक्टिव वाइज है तो हमेशा आईएनजी, दे वर प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, वॉज वर्ब आता है, यदि वह एक्टिव वाइज का है तो हमेशा आईएनजी आएगा वॉज वर्ब के साथ। दूसरा, यदि थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, थर्ड फॉर्म आ रहा है वॉज वर्ब के साथ, इसका मतलब है वह पैसिव वाइज का है। किसका है, पैसिव वाइज का। और आपको पता है यदि पैसिव वाइज है तो यहाँ पे जो टू है इसकी जगह क्या है ना, पैसिव वाइज में जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज नॉट फुली रियलाइज्ड बाय द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ के द्वारा ये रियलाइज़ नहीं किया गया था कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ टू की जगह क्या आएगा, बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है ये
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बार रीड कर लीजिए। I will put on a note in this regard for your consideration and necessary decision। मैं क्या करूँगा, एक नोट पुटअप करूँगा, ये एक नोट लगाऊँगा, एक नोटिस जारी करूँगा किस बारे में, आपके जो भी विचार हैं या आपकी जो भी क्या हैं नेसेसरी डिसीजन, आपके जो निर्णय हैं या आपके जो विचार हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, एक नोटिस पेस्ट करूँगा या नोटिस आपको मैं लगाऊँगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आई विल पुट अप, यहाँ पे एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ पुट ऑन। क्या? पुट ऑन। देखिए, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या पहनकर ट्राई करना। देखिए, कभी आप शॉप में जाते हो, कुछ कपड़े वपड़े क्या करते हो, ट्राई करके आप क्या करते हो, पसंद करते हो, चूज़ करते हो। वहाँ पे देखिए ट्राई करके आप जो चेक करते हो उसके लिए हम पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई करके पहनना। ठीक है, वो एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है पुट ऑन, प्लीज़ पुट ऑन दीज क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नोट, कोई नोटिस है उसको हम क्या करें, पहने, तो ये तो सेंसलेस है। तो यहाँ पे क्या है, पुट ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुट अप। नोटिस क्या होती है, पुट अप होती है, और पुट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, पहनने से, है ना, ट्राई करने से, तो वो सेंस बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्या एरर है, पहले ही पार्ट में एरर है, क्या होगा, आई विल पुट अप अ नोट। ठीक है, ना कि पुट ऑन। ठीक है, पहले ही पार्ट में एरर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखें क्या कहता है। राहुल इंटेंस टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज। राहुल क्या करता है, इंटेंट मतलब इरादा करता है, टू लीव छोड़ने का, द सिटी विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, इसका मतलब है पूरी तरीके से क्या करेगा वो, पूरी तरीके से शहर छोड़ने का इरादा करता। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम बैग एंड बैगेज का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है विथ, उसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड है। तो कभी भी बैग एंड बैगेज के साथ आप विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ही होता है बोरिया बैगेज जो है, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ टोटली कंप्लीटली। तो यहाँ विथ की आवश्यकता है नहीं, विथ अननेसेसरी रूप से यहाँ लिखा गया। तो क्या बनेगा ये, राहुल इंटेंस टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, यहाँ विथ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या कहता है। द बुक यू हैव इन योर हैंड इज़ डिफरेंट देन दैट ऑन द टेबल। जो किताब आपके हाथ में है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट देन दैट ऑन द टेबल। जो टेबल में रखी है वो वाली किताब आपके हाथ में है, उस किताब से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, द बुक यू हैव इन योर हैंड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बुक आपके हाथ में है इज़ डिफरेंट देन, देखिए यहाँ देन का प्रयोग है। देन का प्रयोग आप जानते हो हमेशा हम कहाँ करते हैं, देन का हम प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक है, और जब भी हम कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो देन के लिए हम क्या करते हैं, ई आर, एडजेक्टिव के साथ आप किसका प्रयोग करते हो, ई आर, ग्रेटर देन, बेटर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, तो हमेशा देन के पहले आपको ई आर चाहिए। अब देखिए देन का प्रयोग तो है लेकिन यहाँ कहीं भी आपको क्या है, ई आर का प्रयोग है नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि कभी भी यहाँ पे देन सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो आना क्या चाहिए, देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम डिग्री से तुलना नहीं कर सकते और किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से कर सकते हैं तो आपका आंसर बनेगा टू। तो हम क्या कह सकते हैं, इज़ डिफरेंट टू दैट ऑन द टेबल। ठीक है, तुलना करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, एक बात। दूसरी बात, अलगाव की स्थिति मतलब सेपरेशन को दिखाने के लिए हम एक और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है फ्रॉम। जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से सेपरेट हो रही है या एक विचार दूसरे विचार से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, वहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो बुक है टेबल वाली बुक से क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों में क्या हो रहा है, एक सेपरेशन पैदा हो रहा है। तो हम डिफरेंट फ्रॉम दैट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ टू भी सही है और फ्रॉम भी सही है, पर देन वहाँ पे गलत है। तो आपके दोनों आंसर सही होंगे, डिफरेंट फ्रॉम दैट भी हो सकता है या डिफरेंट टू दैट भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, शी टेक्स डिलाइट विथ म्यूजिक एंड होप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियंस। ये क्या, शी टेक्स, वो क्या करती है,
वो डिलाइट मतलब खुश हो जाना, वो म्यूजिक में क्या रहती है, खुश रहती है या क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। एंड होप्स, और आशा करती है, टू बिकम सक्सेसफुल म्यूजिशियंस, और एक सफल म्यूजिशियंस बनने की वो क्या करती है, उम्मीद करती है, आशा करती है। देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ डिलाइट विथ, ये आपको ध्यान रखना है। डिलाइट के साथ हमेशा क्या है, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। डिलाइट इन म्यूजिक, डिलाइट इन स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ से डिलाइट इन समथिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डिलाइट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, इन का, ना कि विथ का। तो विथ यहाँ गलत है, इसकी जगह क्या आंसर आएगा, डिलाइट इन म्यूजिक, ठीक है। किस पार्ट में एरर था, एरर था आपके बी पार्ट में, ठीक। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है ये। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 15th of September on 8 o'clock, है ना। आई हैव, मेरा क्या है, एक अपॉइंटमेंट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 15th of September, डेट के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 8 o'clock, तो देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है टाइम एक्सप्रेशन के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है हमेशा वो इस्तेमाल होता है एट। कभी भी आप ध्यान रखेंगे एट 6 AM या एट 6 PM, AM PM से कोई भी आप टाइम बताएंगे हमेशा किससे बताते हो, आप एट से बताते हो, या ओ क्लॉक से भी कुछ टाइम बताते हो, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock। तो वहाँ पे हम टाइम एक्सप्रेस करने के लिए बोलिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, एट। तो यहाँ पे ऑन है, ऑन यहाँ पे गलत है, क्या होगा यहाँ पे, एट 8 o'clock। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज कवर किए। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपको इंग्लिश में एरर करेक्शन या आपके किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई यदि इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर विषय पे आप चाहते हैं कि ये वाला वीडियो मैं बनाऊं तो आप मुझे वहाँ पे अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।